नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नए नए योग विषयक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा विषय है योग क्रिया और आयुर्वेद क्रिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में पंचकर्म और योग में षटकर्म ऐसे दो क्रियाएं बताई गई है, तो इसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या समानता है, उसको आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का षटकर्म और पंचकर्म विषय। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयुर्वेद अनुसार पंचकर्म क्या है। आयुर्वेद में पंचकर्म और उसके उपकर्म भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमें आयुर्वेद नहीं देखना है, बल्कि हम आज यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने वाले हैं। किंतु आपको ये पता होना चाहिए वमन का प्रकार योग में भी है और आयुर्वेद में भी है, तो दोनों वमन में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न कई सारे लोगों ने मुझे पूछा है। तो इसे विस्तारित रूप से बताने के लिए आज आयुर्वेदिक क्रिया, आयुर्वेदिक पंचकर्म क्रिया एवं यौगिक षटकर्म क्रिया, ये दोनों में क्या अंतर है, ये मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। आयुर्वेद अनुसार 5 कर्म जो है, पंच मतलब 5 और कर्म मतलब क्रियाएं। तो कौन सी है आयुर्वेद की 5 क्रियाएं? उसमें है वमन, विरेचन, बस्ती, नत्स्य और रक्त मोक्षण। ये 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। वैसे ही योग अनुसार 6 प्रकार की क्रियाएं होती है, इसीलिए उसे षटकर्म कहा जाता है। षट मतलब 6 और कर्म मतलब क्रियाएं। तो उसमें जो क्रियाएं बताई गई है वो थोड़ी सी भिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि धौती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक और कपालभाति। ये 6 क्रियाएं यौगिक क्रिया में होती है। षटकर्म में धौती जो प्रकार है, धौती में एक प्रकार आता है वमन, उसको विस्तारित रूप से हम आगे देखने ही वाले हैं। आज यहाँ पे हम केवल समानता क्या है और भिन्नता क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो यौगिक क्रियाओं में भी वमन है और आयुर्वेद में भी वमन है। कैसे करने हैं दोनों वमन, उसको भी विस्तारित रूप से जानते हैं। वमन के बाद है विरेचन। इधर विरेचन है तो इधर शंख प्रक्षालन है, दूसरा इधर बस्ती है तो इधर भी बस्ती है, इधर नत्स्य है तो इधर नीति प्रकार है, और इधर रक्त मोक्षण है तो इधर नहीं है। तो इसमें से 5 प्रकारों में से 4 प्रकार योग क्रियाओं में भी होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या समानता और क्या भिन्नता है। आयुर्वेदिक षटकर्म क्रिया, उसमें से जो वमन है या ये सब क्रियाएं होती है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उन्हें करने की इच्छा है, तो वो लोग इन क्रियाओं को वसंत ऋतु में अर्थात फरवरी से लेकर अप्रैल तक कर सकते हैं। तो देखते हैं वमन क्रिया। आयुर्वेद अनुसार वमन क्रिया करने का तरीका अलग है। वमन क्रिया करने के लिए इसमें आपके वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को देखते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि किस प्रकार का वमन आपको करना चाहिए। घी के साथ करना चाहिए या कुछ और खा के करना चाहिए, ये आपको सजेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आयुर्वेद में घी, केले ऐसे कुछ चीज़ों को खिलाकर वमन प्रक्रिया की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को लेकर आपको उस प्रकार की विधि कराई जाती है। किंतु योग क्रिया में जो वमन बताया गया है, उसमें आपको गुनगुना पानी जो नमक युक्त है, उस पानी का प्राशन करना है, बिना रुके 4 गिलास पानी पीना है, कम से कम 4 गिलास, और गले में उंगलियों को डालते हुए पानी को बाहर निकालना है। इस विधि को कैसे करना है उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आज केवल इसको समझ लेना है कि क्या अंतर है दोनों में। वमन समझ में आ गया होगा। अब आगे की क्रिया देखते हैं, विरेचन। विरेचन क्रिया ये आयुर्वेदिक क्रिया है। आयुर्वेद में विरेचन क्रिया को समझने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें आपको सबसे पहले डॉक्टर्स विरेचन क्रिया करने के लिए 3 प्रकार के कर्म करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि पूर्व कर्म, विरेचन देने के पहले का अभ्यास, उसको पूर्व कर्म कहते हैं। प्रधान कर्म मतलब विरेचन की विधि, और पश्चात कर्म, विरेचन होने के पश्चात आपको किस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, ये आयुर्वेद आपको बताता है। तो विरेचन प्रक्रिया में आपको विशिष्ट प्रकार की दवाइयां दी जाती है। वो औषधि देने के उपरांत आपके पेट में हल्का सा गड़बड़ या लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार विरेचन प्रक्रिया है, उसी प्रकार योग में शंख प्रक्षालन प्रक्रिया है। इसमें 2 प्रकार का शंख प्रक्षालन किया जा सकता है, एक है लघु और एक है दीर्घ। तो लघु क्या है, इसमें आपको 8 गिलास पानी पी के
आपको पेट साफ करना होता है, किंतु दीर्घ शंख प्रक्षालन में 16 ग्लास पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो उसका तरीका क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, वो भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, किंतु फिर भी हम आपको यहाँ पे सारांश में बताने की कोशिश करेंगे। उसमें 5 आसनों का सेट होता है। आपको 2 गिलास पानी पीना चाहिए, आराम से पीना चाहिए, जैसे आप पीना चाहो उस प्रकार समय लगा के पानी पीजिए। पानी पीने के उपरांत आपको 5 प्रकार के जो आसन हैं उन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। वो 5 आसन होने के पश्चात अगर आप पानी पी सकते हैं तो अच्छी बात है, और पानी पी लीजिए, फिर उन 5 आसनों का अभ्यास कीजिए। अब ये जब पानी पीने का क्रम है, इसमें आपको लूज मोशंस शुरू हो जाएंगे। जब आपको वैसी फीलिंग आ जाए तो आप चले जाना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें पेट साफ होता है। किंतु विरेचन प्रक्रिया में आपकी प्रकृति को देखते हुए आपको कितनी बार लूज मोशंस आने चाहिए, ये सब देखते हुए आपको उस प्रकार की औषधि दी जाती है। वो औषधि लेकर आपको 2 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे डॉक्टर ने आपके प्रकृति को देखते हुए डिजाइन किया हुआ है, उसी प्रकार आपको वो सब अभ्यास करना चाहिए। तो ये है विरेचन और ये है शंख प्रक्षालन। अब देखते हैं बस्ती। आयुर्वेद अनुसार बस्ती के कई सारे प्रकार है, जैसे कि जानु बस्ती, हृदय बस्ती, कटी बस्ती, नेत्र बस्ती। तो ये है क्या, जैसे जानु बस्ती, जानु मतलब घुटना, तो घुटने को आटा लगा के उसमें ऑयल डाल के इस प्रकार की बस्ती दी जाती है। इसे भी विस्तारित रूप से देखने के लिए हम आगे इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं योग अनुसार बस्ती क्या है। तो योग अनुसार 2 प्रकार की बस्ती होती है, एक है जल बस्ती और एक है स्थल बस्ती। जल बस्ती में योगी लोग पानी में खड़े रहकर गुदा से पानी को अंदर खींचते हैं और अपनी बड़ी आंतों को क्लीन करते हैं। इस प्रकार की बस्ती योग क्रिया में बताई गई है, उसको भी विस्तारित रूप से आगे देखेंगे। तो ये था बस्ती, आयुर्वेद अनुसार बस्ती और योग अनुसार बस्ती क्रिया। आगे है नस्य। आयुर्वेद में नस्य मतलब एक विशिष्ट प्रकार से सिद्ध किया हुआ ऑयल जो नासिका में डाला जाता है, 1 बूंद 2 बूंद नासिका के अंदर ऑयल डाल के साइनस जैसी प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम या आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, काफी सारे बीमारियों को दूर करने के लिए नस्य प्रक्रिया की जाती है। किंतु यही अभ्यास अगर योग तरीके से देखा जाए तो उसको नाक से संबंधित इधर नस्य है, तो योग क्रिया में नेति है। नेति का अर्थ क्या होता है, नेति मतलब पानी की सहायता से नासिका की सफाई करना, इसे नेति कहते हैं। तो ये रहा नेति। अब अंतिम जो है आयुर्वेद में बताया गया है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण क्या है, रक्त मोक्षण यानी खून को चूसना। जैसे आयुर्वेद में रक्त मोक्षण प्रक्रिया बताई गई है जो 5वां कर्म है, तो इसमें स्किन के डिसीज को दूर करने के लिए, जैसे कि किसी को धब्बा गिर गया यहाँ पर व्हाइट कलर का, जिसको कोड़ भी बोला जाता है, तो कोड़ जैसे धब्बा दिखता है और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है या उसको कम करना चाहते हैं। पुराने जमाने में, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पिछले साल पूर्व जब HIV नहीं था तब लीच का प्रयोग किया जाता था। लीच जो है ये जंगल में ज़्यादातर मिलती है, एक छोटी सी रहती है, आप चित्र में देख सकते हैं। इसका कार्य क्या है कि जंगल में अगर आप कभी घूमने जाओ तो आपके पैरों में कहीं चिपक जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। जब खून बहने लगे तब पता चल जाता है कि आपके पैर को लीच चिपक गई है। तो इसका कार्य क्या है कि ये हमारे शरीर का गंदा खून पीती है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था। आजकल इंजेक्शन का प्रयोग करके हमारे शरीर का गंदा खून निकाला जाता है, किंतु अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आयुर्वेद अनुसार इस लीच को इतना महत्व क्यों है, रक्त मोक्षण प्रक्रिया को क्यों महत्व है। तो जैसे कि यहाँ पर सफ़ेद रंग का धब्बा गिर गया है, तो लीच को एक विशिष्ट प्रकार से उसकी शुद्धि की जाती है। उसकी शुद्धि होने के उपरांत आपके डॉक्टर आपकी स्किन को समझते हुए आपकी पूरी जानकारी लेकर ही आपको उसका प्रयोग कराते हैं। फिर वो लीच वहाँ का जो गंदा खून है उसको चूसती है। ऐसे 2-4 सेटिंग आपको कराने पड़ते हैं। धीरे धीरे आपका जो धब्बा था सफ़ेद रंग का, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया थी आयुर्वेद में। ठीक उसी प्रकार के अलग अलग प्रक्रिया योग शास्त्र में भी है, लेकिन ऐसे खून चूसने वाले प्रकार नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आयुर्वेद अनुसार पंचकर्म और योग अनुसार षटकर्म, तो दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। जैसे आपने वमन देखा, तो यहाँ पर वमन करने का तरीका क्या था, केले या घी को पीकर, जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ दोष को देखते हुए इस अभ्यास को कराया जाता है, किंतु योग में
घी नहीं है या आपको केले खाने की आवश्यकता नहीं है या ऐसी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल पानी को पीना है और तुरंत बाहर निकाल देना है। जैसे दूसरा देखा विरेचन, तो विरेचन प्रक्रिया में आपको विशिष्ट प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है जिसे आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा पेट में गड़बड़ सा महसूस होगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। तो ये था विरेचन। और शंख प्रक्षालन में हमने देखा कि शंख प्रक्षालन प्रक्रिया में आपको 2 गिलास पानी पीना है, 5 प्रकार के आसन करने हैं। 2 गिलास पानी पीना है, 5 प्रकार के आसन करने हैं। ऐसे आपको 16 गिलास पानी पीने तक इन आसनों का अभ्यास और पानी पीने की प्रक्रिया जारी रखनी है। इसी दौरान आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गए और आपका पेट मुख से लेकर गुदा तक क्लीन होगा। फिर हमने देखा बस्ती का प्रकार। बस्ती में यहाँ पर जानु बस्ती है, हृदय बस्ती है, नेत्र बस्ती है। तो आटे से सर्कल बना के, जैसे हृदय बस्ती है तो हृदय मतलब हार्ट, हृदय, तो इसके बगल में आटा चिपकाया जाता है और उसमें ऑयल डाल के छोड़ दिया जाता है। तो उसका समय भी डॉक्टर निश्चित करते हैं, तब तक छोड़ा जाता है। तो इससे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां दूर होती हैं। बल्कि बस्ती प्रकार योग के अनुसार काफ़ी डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था जल में बैठकर पानी को अंदर खींचना। ठीक। फिर हमने देखा नत्स्य। तो नत्स्य आयुर्वेद अनुसार क्या था कि नाक में औषधि डालना है, ऑयल डालना है और हल्की सी मसाज करके छोड़ देना है। किंतु योग में क्या है, एक लोटा भर के पानी लेना है, एक नासिका पे डालना है, दूसरे से बाहर आएगा, फिर इससे डालना है, फिर पहले से बाहर आएगा। ये भिन्नता है 2 क्रियाओं में। नाम सेम है लेकिन दोनों जो क्रियाएं हैं वो भिन्न हैं। तो योग क्रिया में धौती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। तो आगे के वीडियो में हमको देखना है कि षटकर्म में कौन सी 6 क्रियाएं बताई गई है और वो किस प्रकार की है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे ये 6 क्रियाएं कौन सी हैं और किस प्रकार शास्त्र में बताई गई हैं। तो आगे का वीडियो देखना ना भूलें। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। हरि ओम तत्सत।